हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। आज के जो वीडियो है इसमें हम देखने वाले हैं मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स के बारे में, जिसमें हम स्पेसिफिकली देखने वाले हैं ग्रो ईएल ईएस साइकिल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर गाइस। सबसे पहले अगर हम यहाँ पे बात करें मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स के बारे में, तो मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स ऐसे स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो कि प्रोटीन की परफेक्ट फोल्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, हेल्प करते हैं। कोई अगर एक प्रोटीन है उसकी इस तरीके से फोल्डिंग होती है, तो इस प्रोटीन की अच्छे से फोल्डिंग हो, इसके लिए यहाँ पर हेल्प करते हैं मॉलिक्यूलर चेपरॉन्स। और वो प्रिवेंट करता है अनडिजायरेबल इंटरेक्शन को, जैसे कि एक प्रोटीन है उसमें अच्छे से इंटरेक्शन हो, ठीक इंटरेक्शन हो, गलत इंटरेक्शन उसमें नहीं हो। ये सब काम होता है मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का देखना। आज का जो है इसमें हम दो चीजों के बारे में देखने वाले, जो कि मॉलिक्यूलर चैपरॉन्स का ही पार्ट है, ग्रो ईएल और ईएस के बारे में। ये किस तरीके से हेल्प करता है प्रोटीन की फोल्डिंग में, ये चीज हम देखने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद द लेक्चर। अगर हम यहाँ पर देखें, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये स्ट्रक्चर होता है ग्रो ईएल का। सबसे पहले हम ग्रो ईएल के बारे में फोकस करते हैं। ग्रो ईएल एक मॉलिक्यूलर चैपरॉन होता है। इसको अगर हम यहाँ पर देखें तो बैक्टीरिया में इसका नाम ग्रो ईएल होता है, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में अगर हम देखें तो HSP60 होता है यूकैरियोट्स में। और यूकैरियोट्स में अगर हम वर्टिब्रेट सेल के साइटोप्लाज्म में देखें तो इसका नाम होता है TCP1। ये जो होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं दो चैम्बर्स से बना होता है। यहाँ पर इसके पास दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, दोनों ही चैम्बर की अपनी अपनी कैविटी प्रेजेंट होती है। इसके ऊपर एक कैविटी और नीचे एक कैविटी है। टोटल ये जो ग्रो ईएल होता है ये 14 सब यूनिट से बना हुआ होता है, जिसमें से 7 यूनिट होती है ऊपर और 7 सब यूनिट होती है नीचे। ये जो 7 सब यूनिट है, इसमें जो ईच सब यूनिट होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 60,000 डेल्टन। ये यहाँ पर इस तरीके से ग्रो ईएल होता है। दूसरी तरफ ग्रो ईएस होता है, जो कि इसके ऊपर इस तरीके से कैप के तरह आएगा और इसके ऊपर इस तरीके से बाइंड कर जाएगा, जैसे हमारे ऊपर ऐसे टोपी होती है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। यहाँ पर भी ये सब यूनिट से बना होता है, सेम 7 सब यूनिट से बना होता है, लेकिन इसकी जो सारी सब यूनिट्स होती है वो बहुत छोटी होती है, सिर्फ 10,000 डेल्टन की होती है। और यूकैरियोट्स में इसका नाम होता है HSP10, जैसे कि इसका नाम था HSP60। अब किस तरीके से काम करते हैं, पूरा प्रोसीजर कैसे चलता है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले ये दोनों जब इंटरेक्ट करते हैं तो क्या होता है, हम इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, यहाँ पर ये ग्रो ईएल प्रेजेंट है और इसके ऊपर ग्रो ईएस एज अ कैप के तौर पे आके बाइंड करता है। जब ये आके कैप की तरह इस पे बाइंड करेगा तो यहाँ पर ये इसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आएगा। किसमें कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आएगा? ईएल में कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लेकर आएगा। कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस लाने की वजह से इसकी जो कैविटी होगी वो एनलार्ज हो जाएगी, इसकी कैविटी का जो साइज है वो बढ़ जाएगा कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस होने की वजह से। अब ये जो कॉन्फॉर्मेशनल चेंजेस है, जो साइज इंक्रीज हो जाता है, इससे फायदा क्या होता है हम एक एक करके समझते हैं। यहां पर क्या होगा, यहां पर एक अनफोल्डेड प्रोटीन इस तरीके से आएगा। या तो वो अनफोल्डेड प्रोटीन होगा या फिर वो मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, जो कि तैयार है, जिसको फोल्ड होना है। तो कैसा होगा, या तो पार्शियली फोल्डेड होगा, पार्शियली फोल्डेड मतलब है कि पूरी तरीके से फोल्डेड नहीं हुआ, या तो मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, वो यहां पर इसके अंदर आएगा। अब यहां पर ये प्रोटीन और ये चैम्बर किस तरीके से इंटरैक्ट करते हैं, ये जो चैम्बर है इसके यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड। चैम्बर के पास क्या होता है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। सिमिलरली इस प्रोटीन्स के पास भी क्या प्रेजेंट है, हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड प्रेजेंट होते हैं। और ये दोनों जो होते हैं एक दूसरे से इंटरैक्ट करेंगे। हमें पता है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो प्रोटीन्स के जो एक्सपोज्ड हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड है इस प्रोटीन के, जो कि नॉन नेटिव प्रोटीन है। नॉन नेटिव प्रोटीन का मतलब है कि यहाँ पर इसका हिस्सा नहीं, अलग से प्रोटीन है, और यहाँ पर जो हमारा ईएल है इसके पास भी हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड एक्सपोज्ड है, तो दोनों इंटरैक्ट करते हैं। आइए देखते हैं किस तरीके से एग्जैक्टली ये मेथड चलता है। तो अगर हम यहां पर देखें, इस पे अगर मैं फोकस करूं तो यहां पर आप देख सकते हैं अभी तक ग्रो ईएस नहीं आया, अभी तक ग्रो ईएस की एंट्री यहां पे नहीं हुई है। यहां पर सिर्फ ग्रो ईएल प्रेजेंट है, इसके यहां पर प्रेजेंट है हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड जो कि एक्सपोज्ड है। इसके साथ यहाँ पर इनकरेक्टली और इनकम्प्लीटली फोल्डेड प्रोटीन आएगा, जिसको मैं नॉन नेटिव प्रोटीन कह रही हूँ। यहाँ पर इस रीजन में आप देख सकते हैं दोनों का इंटरेक्शन हो रहा है। यहाँ पर दोनों के हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स जो है वो एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करेंगे। अब यहाँ पर इंटरैक्ट करवाने का रीजन क्या है, यहाँ पर हम क्यों दोनों को इंटरैक्ट करवा रहे हैं, ताकि ये जो इनकम्प्लीटली फोल्डेड प्रोटीन है या इनकरेक्टली फोल्डेड प्रोटीन है वो थोड़ा सा खुल जाए, उसका स्ट्रक्चर क्या हो जाए, उसके स्ट्रक्चर को ओपन हो जाए। यहाँ पर लिखा हुआ, यहाँ पर एक्सपोज्ड surface of the opening, this initial binding helps to unfold a misfolded protein। यहां पर ये जो हमारा misfolded protein है इसको हम ओपन करेंगे, इसको थोड़ा सा खोलेंगे। अब इसके बाद यहां पर क्या होगा, इसके बाद यहां पर 7 ATP आएगी
जो कि इससे इंटरैक्ट करेगी, ग्रो ईएल से इंटरैक्ट करेगी, और यहाँ पर ये ग्रो ईएस इस पे कैप के थ्रू आके बाइंड करेगा कैप की तरह, और एक्सपेंशन हो जाएगा ग्रो ईएल का। ग्रो ईएल का जो चैम्बर है उसका साइज बड़ा हो जाएगा। अब जब ग्रो ईएल का साइज बड़ा हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है जो प्रोटीन यहाँ पर था वो पूरी तरीके से कैविटी में गिर जाएगा, जो वो यहाँ पर इंटरैक्ट कर रहा था वो पूरी तरीके से कैविटी में गिर गया। उसी के साथ साथ जब यहाँ पर ग्रो ईएस आके बाइंड करता है तो यहाँ पर जो ग्रो ईएल के हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड एक्सपोज थे ना वो छुप जाएंगे और उसकी जगह पोलार अमाइनो एसिड्स आ जाएंगे। देखो क्या ही रखा है, ग्रो ईएस की बाइंडिंग की वजह से जो ग्रो ईएल के हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स थे वो छुप जाएंगे, वो बरी हो जाएंगे, और वहीं पोलार अमाइनो एसिड एक्सपोज हो जाएंगे। तो अगर यहाँ पर पोलार अमाइनो एसिड एक्सपोज हो गए तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो ये प्रोटीन इससे भी इंटरैक्ट नहीं कर पाएगा, तो ये कैविटी में गिर जाएगा। ये क्या होगा, कैविटी में गिर जाएगा। समझो मटका था, मटके का हमने साइज बड़ा कर दिया तो वहां से ऊपर से कोई चीज मटके के अंदर गिर गई, ऐसी सेम चीज यहाँ पर होगी। यहाँ पर चैम्बर दो है लेकिन एट अ टाइम सिर्फ एक चैम्बर वर्क करेगा, जैसे कि अभी ऊपर वाला चैम्बर वर्क कर रहा है। अब इसके बाद अगर हम पूरा प्रोसीजर देखें तो कैसे चलता है, हमने यहाँ तक देख लिया था कि 7 एटीपीज यहाँ पर आ चुके हैं, आके बाइंड हो गए। इसके बाद यहाँ पर ये जो 7 एटीपी है टूटेंगी, इसमें से 7 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बाहर निकल जाएंगे और 7 एटीपी अभी भी अटैच्ड है। ये जो हमारा प्रोसीजर शुरू हुआ था ये हुआ था टाइम जब 0 सेकेंड था, और ये प्रोसीजर पूरा चलेगा कब तक, 15 सेकेंड्स के लिए चलेगा। जब यहाँ पर प्रोटीन की फोल्डिंग हो रही होगी, जब प्रोटीन अंदर है, चैम्बर में है, कैविटी में, तब इसकी फोल्डिंग हो रही होगी। इसके बाद यहाँ पर जब 15 सेकेंड होंगे तब यहाँ से जो 7 एडीपी है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। उसी के साथ साथ ये ग्रो ईएस भी रिलीज हो जाएगा, उसी के साथ साथ ये कंप्लीटली फोल्डेड प्रोटीन भी रिलीज हो जाएगा। अब हो सकता है कि ये प्रोटीन जो है वो कंप्लीटली फोल्डेड हो, प्रॉपर फोल्डेड हो, या फिर हो सकता है कि ये प्रोटीन अभी कंप्लीटली फोल्डेड नहीं हुआ, अच्छे से फोल्डेड नहीं हुआ। अगर ये अच्छे से फोल्डेड नहीं होगा तो इसको वापस से ग्रो ईएस में लिया जाएगा, ग्रो ईएल में लिया जाएगा, और वापस से ये जो कहानी है वो दोहराई जाएगी। इसको किस में लिया जाएगा, वापस से इसको ग्रो ईएल में लिया जाएगा और कहानी को फिर से दोहराया जाएगा। कब तक, जब इस प्रोटीन की प्रॉपरली फोल्डिंग नहीं होती। तो ग्रो ईएल इसको एक सफिशिएंट अच्छी जगह दे रहा है, प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दे रहा है जिसमें इसकी प्रॉपर फोल्डिंग हो सके। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने अभी आपको कहा था कि सिर्फ एक ही पार्ट एक टाइम पे वर्क करता है, यहाँ तो अपर वाला पार्ट वर्क करेगा या फिर नीचे वाला पार्ट वर्क करेगा। जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर पॉलीपेप्टाइड आएगा, एटीपी बाइंड होगी, टाइम 0 है, यहाँ पर ग्रो ईएस आ जाएगा, बाइंड हो जाएगा, एटीपी आ जाएगी। उसके बाद यहाँ पर ये वाली जो है इसकी एटीपी टूट जाएगी, इसकी एटीपी क्या होगी, ब्रेक होगी, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल जाएगा, एडीपी अभी भी इससे बाइंड है। उसी के साथ साथ यहाँ पर जो नीचे वाला पार्ट है अब उसके साथ भी एटीपी आके बाइंड हो जाएगी, क्योंकि अब यहाँ पर ऊपर वाले का सब कुछ होने वाला है तो नीचे वाले को अपना काम शुरू करना है। तो ऊपर वाले में यहाँ पर प्रोसेस जब तक कंप्लीट होगा तब तक नीचे वाला तैयार है एक नए प्रोटीन को लेने के लिए और ग्रो ईएस को लेने के लिए। तो इस तरीके से पूरी कहानी चलती है, इस तरीके से पूरा प्रोसीजर चलता है। बेसिकली ये सिर्फ एक स्पेस प्रोवाइड कर रहा है जिसमें ये पूरा का पूरा प्रोसेस चलेगा। कितने टाइम के लिए चल रहा है, 15 सेकेंड्स के लिए चल रहा है। और एक बारी के लिए अगर आपको ऊपर काम करवाना है या फिर आपको नीचे काम करवाना है तो उसके लिए आपको 7 एटीपी लगेगी, जो कि कौन यूज कर रहा है, ग्रो ईएल उस एटीपी को यूज कर रहा है। और एक बार प्रोटीन फोल्ड हो गया तो उसको बाहर निकाल देगा और मिसफोल्डेड प्रोटीन होगा, तो ये साइकिल कीप्स ऑन गोइंग। सो आई होप गाइस